हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 18वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 17 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। ऋषभ ने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा तो उसे मानवी दिखाई नहीं दी। वो थोड़ा आगे आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया कि तभी उसके कानों में पायल की आवाज आने लगी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी नजर मानवी पर ही ठहर गई। सामने मानवी हॉट रेड कलर की साड़ी में 16 श्रृंगार किए हुए खड़ी थी। ये वही साड़ी थी जो ऋषभ उसके लिए लेकर आया था। मानवी धीरे धीरे चलकर ऋषभ के पास आई और अपने हाथ में पकड़ी सिंदूर की डिब्बी को ऋषभ के आगे करते हुए बोली, आज हमारे रिश्ते को पूरा करने से पहले इस सिंदूर को मेरी मांग में भर दीजिए, क्योंकि आज से पहले जब आपने इसे मेरी मांग में भरा, उसने मेरी इच्छा से ज्यादा मेरी मजबूरी बेबसी शामिल थी। लेकिन आज मैं पूरे मन से आपकी होना चाहती हूँ, पूरे दिल से आपको अपनाना चाहती हूँ, जिससे हमारे बीच कुछ भी अधूरा ना रहे। तो ऋषभ ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया। साथ ही नीचे झुककर उसके माथे को चूम लिया, जिससे मानवी शर्मा कर उसके सीने से जा लगी। अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। वहीं ऋषभ के हाथ उसकी कमर पर हरकत करने लगे, जिसे महसूस कर मानवी के पूरे बदन में शिहरन सी दौड़ गई। उसका चेहरा गुलाबी रंगत लेने लगा और उसकी पकड़ ऋषभ की टी शर्ट पर कस गई। वह शर्मा कर ऋषभ से दूर जाने लगी तो पीछे से ऋषभ ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, तो मानवी की पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई। उसके दिल ने जोरों से धड़कना शुरू कर दिया। ऋषभ ने पीछे से उसके पल्लू को जोर से झटक दिया, जिससे वो घूमते हुए ऋषभ के सीने से जा लगी। वहीं ऋषभ झुककर उसके कान में बोला, अब नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। इतने आगे आने के बाद अब मैं तुम्हें वापस पीछे कदम नहीं देने दूंगा। वहीं उसकी इस हरकत से ऋषभ मदहोश होने लगा। उसकी आंखों में नशा चढ़ने लगा और इसी मदहोशी में उसने अपने एक हाथ से कसकर मानवी की कमर को थाम लिया, तो दूसरे हाथ को उसकी गर्दन से ले जाते हुए उसके बालों पर अपनी पकड़ कसकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और पेशेंस के साथ उसे किस करने लगा। वहीं मानवी भी उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर हुआ और उसने मानवी के हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को उतार कर वहीं फेंक दिया। फिर घुटनों के बल बैठकर मानवी की कमर पर से उसकी कमरबंद को उतार दिया। वहीं मानवी अपनी आंखें बंद किए उसकी नजदीकों को महसूस कर रही थी। उसके बाद उसने मानवी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसने मानवी को बेड पर लिटाया और उसकी आंखों में देखने लगा। वहीं उसकी नजरों से शर्मा कर मानवी ने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया, तो ऋषभ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से मानवी के हाथों को उसके चेहरे से हटाया और उसके हाथों को अपने हाथों में उलझा कर उसके करीब चला गया, जिसके साथ ही उन दोनों के बीच की सरमो हया की दीवारें कब गिरती गई पता ही नहीं चला और दोनों एक दूसरे को प्यार करने की एक नई राह पर चल पड़े, जहां पर उन दोनों का रिश्ता मुकम्मल हो गया। वहीं दूसरी तरफ होली पार्टी में मानवी को ऋषभ के पास भेजने के बाद वर्षा मन ही मन बहुत खुश थी और खुद को ही शाबाशी दिए जा रही थी कि आज उसके प्लान की वजह से ऋषभ और मानवी के बीच की सभी दूरियां दूर हो गई। तभी शिवानी बुआ हाथ में पकोड़े की प्लेट लिए उसके पास आई और उसे खुद से मुस्कुराते हुए देखा तो उससे बोली, अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले खड़ी खड़ी क्यों मुस्कुरा रही हो? वहाँ आओ हम सबके साथ। उनकी बात सुनकर वर्षा ने उनकी तरफ नजर उठाई तो उनकी नजर पकोड़े की प्लेट पर गई, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया और वो शिवानी बुआ से बोली, कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी और ये पकोड़े आप अपने लिए ले जा रही है। उसकी बात पर शिवानी बुआ ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उससे बोली, क्या तुम्हें ये चाहिए? तो वर्षा ने मुस्कुराते हुए जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तो बुआ जी मुस्कुराई और प्लेट को उसके हाथ में थमा कर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है, तुम ये खाओ, मैं अपने लिए और ले आऊंगी। तो वर्षा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो बुआ जी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद वर्षा पकोड़े उठाकर खाने लगी। एक दो खाने के बाद अचानक उसने गलती से हरी मिर्च का पकोड़ा खा लिया, जिससे उसका मुंह जलने लगा। वो इधर उधर पानी देखने लगी। तभी उसकी नजर विशाल पर पड़ी, जो कि अपने हाथों में दो ठंडाई के गिलास पकड़े हुए ले जा रहा था। उसने आव देखा न ताव जल्दी से भागकर विशाल के पास गई और उसके हाथ से गिलास लेकर जल्दी से पूरी ठंडाई एक बार में ही पी गई। वहीं विशाल उसके इस
सडन एक्शन से हैरान रह गया। अभी वो कुछ कहता कि वर्षा ने उसके हाथ से दूसरा गिलास भी छीन लिया और जल्दी से पीने लगी, तो विशाल जल्दी से उसके हाथ से छीनते हुए बोला, ये पागल लड़की क्या कर रही हो? ये नॉर्मल ठंडाई नहीं है, इसमें भांग है। वही कुछ देर पहले मीठा और अब तीखा खाने की वजह से वर्षा को भांग चढ़ने लगी और वो विशाल की बात पर गुस्से होते हुए बोली, चुप बंदर, जब देखो झूठ बोलते रहते हो। अगर इसमें भांग होती तो मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर नहीं आता, पर देखो मुझे तो सब कुछ साफ नजर आ रहा है। बच्चों की तरह मुंह बनाकर चारों तरफ देखकर विशाल की तरफ देखते हुए चारों तरफ इशारा करते हुए बोली, जैसे वो पेड़ है, वो चिड़िया है, ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है और उस पर खड़े तुम बंदर हो, जिसने मुझे मेरी मीठी मीठी ठंडाई छीन ली। उसकी बात सुनकर विशाल ने अपना सिर पीट लिया। वो समझ गया कि उसे भांग चढ़ गई। तभी उनकी नजर उसकी तरफ आती हुई भुआजी पर गई, जिन्हें देखकर वो घबरा गया और खुद से बोला, हे भगवान, भुआजी इधर आ रही है। अगर इन्होंने इस लड़की को इस हालत में देख लिया तो फिर तो मेरी वाट लगनी तय है। ये ऋषभ भी पता नहीं कहाँ मर गया। ये सारा रायता उसी की वजह से फैला है और अब खुद ही रफू चक्कर हो गया। उसकी बात पर वर्षा मुस्कुराते हुए खुद पर प्राउड फील करते हुए विशाल से बोली, अरे जीजू इस वक्त दी के साथ अपनी मोहब्बत के समुद्र में गोते लगा रहे होंगे और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया, जिससे उन दोनों की दूरियां मिट गई। इस बात पर तो तुम्हें मुझे शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरे हाथ से ठंडाई छीन ली। मैं ना तुम्हारी शिकायत जीजू से करूंगी, फिर देखना वो तुम्हें डांटेंगे। उसकी बहकी-बहकी बातें सुनकर विशाल को उस पर गुस्सा आने लगा, लेकिन भौजी को अपनी तरफ आते देखकर उससे कुछ कहते नहीं बना। इसीलिए वो वर्षा को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ पुल साइड एरिया की तरफ होकर उसे अंदर ले जाने लगा। वर्षा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में उससे बोली, छोड़ो मुझे बंदर, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बाहर जाना है, होली खेलनी है, बहुत सारे पकोड़े खाने हैं, ठंडाई भी पीनी है। तुम छोड़ो वरना मैं तुम्हें इसी तालाब में धक्का दे दूंगी। वर्षा की बात पर विशाल को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी, क्योंकि वो स्विमिंग पूल को तालाब कह रही थी, लेकिन वो क्या करता, उसे भांग चढ़ी हुई थी। ऐसे में उसे किसी भी बात के लिए समझाना भैंस के आगे भी बीन बजाने जैसा था। इसीलिए वो झूठे गुस्से में वर्षा की ओर मुड़ते हुए बोला, चुपचाप से सीधे चलती हो या फिर तुम्हें उठाकर इसी तालाब में फेंक दूं। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं तुम्हें इसी तालाब में डुबोकर मार दूंगा। उसकी बात पर वर्षा ने उसकी तरफ घुरकर देखा, पर तभी उसे विशाल धुंधला दिखाई देने लगा, जिसके साथ साथ उसे फिर विशाल एक, एक से दो, दो से तीन दिखने लगे। तो वो विशाल से बोली, हे तुम कितने हो? एक दो तीन इतना कहकर अपनी अंगुलियों से गिरने लगी। वहीं विशाल असमंजस से उसे देखने लगा, फिर गुस्से में दांत पीसते हुए उससे बोला, ये क्या कर रही हो? चुपचाप से अंदर चलो। तो वर्षा उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, पहले तुम बताओ तुम कितने हो? मेरा मतलब तुम कितने भाई हो? उसकी बात पर विशाल उसे घूरते हुए बोला, क्या मतलब कितने भाई हो? मैं एक इकलौता अपनी माँ का बेटा हूँ, ना मेरा कोई भाई है ना बहन। अब चुपचाप से चलो। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचने लगा। तो वर्षा गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाँ झूठे कहीं के, अगर तुम एक इकलौते हो तो फिर तुम्हारे साथ दो ये तुम्हारे जैसे दिखने वाले कौन है? क्यों, सही बोला ना मैंने, आप दोनों कौन हो? इतना कहकर विशाल के अगल बगल बात करने लगी। वहीं विशाल समझ गया कि अब उसे पूरी तरह से भांग चढ़ चुकी है, इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इतना सोचकर उसने अपना नामी सिर हिलाया और जल्दी से वर्षा को गोद में उठा लिया और उसे अंदर लेकर जाने लगा। वहीं वर्षा उसकी गोद से उतरने के लिए मचलने लगी। जब विशाल ने उसे नहीं छोड़ा तो उसने गुस्से में विशाल की बाजू को काट लिया, जिससे विशाल ने उसे नीचे उतारा। तो उसने जल्दी से विशाल को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, जिससे विशाल सीधा पानी में जा गिरा। वहीं वर्षा उसे बाहर से अंदर पानी में गिरे देख बच्चों की तरह मचलते हुए हंसने लगी। तो विशाल ने गुस्से में उसके पैर को पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया, जिससे वर्षा भी स्विमिंग पूल में विशाल के ऊपर जा गिरी और दोनों फिर से एक बार पानी में भीग गए। वहीं इस बार ऐसे गिरने से वर्षा के कपड़े अस्त-व्यस्त हो गए। वो पानी से ऊपर को आते हुए लंबी-लंबी सांसें लेने लगी, तो विशाल ने उसे ऐसे घबराते देख हंसने लगा। पर जैसे ही उसकी नज़र वर्षा के अस्त-व्यस्त होते हुए कपड़ों से उसके गले में पहने हुए लॉकेट पर गई, तो वो हैरानी से उस लॉकेट को देखने लगा। तो विशाल उसके पास आया और जल्दी से उसे पानी से बाहर निकाला। फिर खुद भी पानी से बाहर निकलकर वर्षा को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके लॉकेट को देखते हुए बोला, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? वहीं वर्षा जो गुस्से में थी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी,
उसने जब विशाल की नज़र अपने लॉकेट पर देखी तो जल्दी से उसे अपने हाथ में पकड़ गुस्से में उससे बोली, ए बंदर खबरदार, अगर तुमने इसे मुझसे लेने की सोची भी तो एक तो तुमने मुझे पानी से गिरा दिया, अब ऊपर से मेरा लॉकेट भी लेना चाहते हो, लेकिन इसे तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, ये मुझे मेरे विशु ने दिया है। खबरदार जो अपनी बुरी नज़र इस पर डाली तो वरना मैं जीजू से तुम्हारी बहुत शिकायत करूंगी। उसके मुंह से विशु नाम सुनकर विशाल एकटक उसे देखने लगा तो उसे उसके चेहरे में एक छोटी 5 साल की बच्ची का चेहरा दिखने लगा। अपने मन में आए शक को यकीन में बदलने के लिए उसने एक हाथ से कसकर वर्षा को थाम लिया और दूसरे हाथ से उसके लॉकेट को खोलकर देखने लगा। वहीं वर्षा उसके इस तरह पकड़े जाने से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। वो अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर मारते हुए खुद से दूर करने लगी, लेकिन विशाल की पकड़ बहुत मजबूत थी जिससे वर्षा चाहकर भी उसकी पकड़ से नहीं निकल पाई और भांग के नशे की वजह से अब उसे नींद आने लगी तो वो विशाल के सीने से ही लग गई। वहीं विशाल ने जब उस लॉकेट के अंदर अक्षय एक साइड लगे फोटो को देखा तो वो अपने होश में ना रहा। उस फोटो में एक 5 साल की लड़की और एक 10 से 11 साल का लड़का था जो कि एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे। वहीं वो लड़का एक हाथ से उस लड़की की फिरोक को भी संभाल रहा था जिससे उस लड़की के कदम उस फिरोक में उलझकर लड़खड़ा ना जाए। उस फोटो को देखकर विशाल की आंखें नम हो चली और वो वर्षा के चेहरे को हाथों में थामकर उसकी अधखुली आंखों में देखते हुए इमोशनल होकर बोला, तुम मेरी वीनू हो, क्योंकि एक वही है जो मुझे विशु कहकर बुलाती थी और मैं उसे बीनू। तुम कहाँ चली गई थी? बोलो, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। तो वर्षा अपनी अधखुली आंखों से विशाल को देखते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, क्या क्या तुम विशु हो? तो विशाल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसे देखने के लिए वर्षा होश में कहाँ थी। तो वो विशाल के कंधे पर सर रखकर कब का अपनी बात कहकर नींद के आगोश में चली गई थी। तो विशाल ने भी कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी नजदीकों को महसूस करने लगा जिससे जिससे और अपनी शालों की तड़प दूरियों को उसके एहसास से कम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उठाकर एक कमरे में ले गया, फिर एक फीमेल सर्वेंट से कहकर उसके कपड़े चेंज करवाए। फिर खुद उसके कमरे में आया और प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए बोला, फाइनली इतने सालों ढूंढने के बाद आज तुम मुझे मिल ही गई। आज भगवान ने मुझे मेरे इंतजार का फल दे ही दिया। मुझे विश्वास था तुम एक दिन मुझे जरूर मिलोगी। इस बात में आज ही आंटी को बता दूंगा। मुझे उनकी बेटी मिल गई, साथ ही मेरा प्यार भी। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान को हमारी जितनी परीक्षा लेनी थी ले ली। अब हमारी मोहब्बत को मुकाम मिलने का समय आ गया। मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता बीनू। काश तुम जागी होती तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर अपनी खुशियाँ बयां करता, लेकिन कोई नहीं, जब तुम होश में आओगी तब मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। फिर हम दोनों के बीच सिर्फ हमारा प्यार होगा, न कोई लड़ाई न कोई झगड़ा। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों तुम्हें पहचान नहीं पाया और तुमसे लड़ता रहा। इतना कहकर उसके सर को चूमकर उसके लॉकेट को अपने हाथ में लेकर जल्दी से नीचे चला गया। नीचे आकर वो इधर-उधर देखने लगा तो उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर मेहमानों से बात करती शिवानी बुआ जी पर पड़ी, तो वो जल्दी से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ गया। तभी बुआ जी की नज़र विशाल पर पड़ी तो वो हल्की मुस्कुराहट के साथ उससे बोली, अरे विशाल बेटा, तुम कब आए? और तुमने ऋषभ मानवी को देखा? मैं बहुत देर से उन दोनों को देख रही हूँ, पता नहीं दोनों कहाँ हैं, दिख ही नहीं रहे। तो विशाल उनका हाथ पकड़कर जल्दी से बोला, आंटी मेरे साथ चलिए, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। इतना कहकर बिना उनकी बात सुने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। वो उन्हें सभी मेहमानों से अलग एक तरफ ले आया तो शिवानी बुआ असमंजस से उसे देखने लगी। तभी उसने अपना हाथ खोलकर शिवानी बुआ के आगे कर दिया, जिसे देखकर ही साथ ही उसमें लगी फोटो को देखकर बुआ जी हैरानी से विशाल को देखने लगी, फिर उस लॉकेट को हाथ में उठाकर देखने लगी जिसे देखकर उनकी आंखें नम होने लगी और वो विशाल से बोली, बेटा ये लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला? ये तो मेरी विनीता का है ना? तो विशाल अपनी नम आंखों से उससे बोला, ये लॉकेट मुझे वर्षा के पास से मिला है आंटी। वर्षा ही आपकी बेटी विनीता है और मेरी बीनू। उसकी बात सुनकर शिवानी बुआ हैरान रह गई। वो हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं विशाल ने उन्हें एक एक करके सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर बुआ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम का वक्त। शाम को जब मानवी की नींद खुली और उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी नज़र सबसे पहले खुद से चिपक कर सोए ऋषभ पर पड़ी, जिसने अपने एक हाथ से मानवी को उसके कमर से पकड़कर अपने आगोश में भर रखा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे इस वक्त वो एक मासूम बच्चे की तरह दिख रही थी। उसे देखते ही मानवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर ऋषभ के माथे पर आ रहे बालों को धीरे से पीछे कर दिया।
और आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया, फिर उसके चेहरे को निहारने लगी। तभी ऋषभ आंखें बंद किए ही उससे बोला, मुझे इस तरह से मत देखो, वरना मुझे नहीं पता कब मेरा दिल बेईमान हो जाए, फिर बाद में मुझे ही दोष दोगी। और हाँ, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ, ये मत समझना तुमने जो कुछ किया उससे मैं मान गया, अभी तो तुम्हें मुझे मनाने के लिए बहुत कुछ करना है। इतना कहकर उसके और करीब आकर उसकी कमर पर बाहें कस ली। उसकी बात सुनकर मानवी मुस्कुराई, फिर वापस से उसके सर को चूमते हुए मुस्कुराकर उससे बोली, अच्छा तो आप जाग रहे हैं, ठीक है। तो जनाब फिर आप ही बता दीजिए, आखिर आपको मनाने के लिए मुझे क्या-क्या करना होगा, जिससे हमसे आपकी शान में हुई गुस्ताखी माफ हो जाए। इतना कहकर उसका सर सहलाने लगी। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने अपनी आंखें खोलकर 2 पल उसे देखा, तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर ऋषभ के चेहरे पर भी कातिलाना मुस्कान आ गई और उसने उठकर हल्के धक्के से मानवी को वापस से बेड पर लिटा दिया और उसके हाथों को पकड़कर बेड पे दबाते हुए उसके चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, फिलहाल तो यही कि जिन लबों से तुम मेरे सर को चूम रही हो, उन्हें मेरे होठों से मिलने दो। इतना कहकर उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। एक लॉन्ग डीप पेशोनेंट किस के बाद वो दूर उठा। तो मानवी ने मुस्कुराते हुए उसे खुद के ऊपर से धक्का देकर अलग किया, तो ऋषभ धीरे से बेड पर आ गिरा। वहीं मानवी जल्दी से उठकर बैठ गई, तो ऋषभ ने उसे घुरकर देखा, तो मानवी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर अपने ब्लाउज की डोरियां बांधते हुए ऋषभ से बोली, इसे मनाना नहीं बल्कि मौके का फायदा उठाना कहते हैं जनाब। और हाँ, इस रोमांस की खुमारी के बुखार को थोड़ा उतारिए और जाकर फ्रेश होइए, शाम हो चुकी है, दोपहर से ही हम लोग पार्टी से गायब हैं। अगर आप नीचे नहीं पहुंचे तो ना सभी घरवाले हमें ढूंढते हुए ऊपर आ जाएंगे। इतना कहकर उठने लगी कि ऋषभ ने जल्दी से उठकर उसकी कमर को पकड़कर खुद के करीब खींच लिया, जिससे मानवी सीधा उसकी गोद में आ गिरी। वो हैरानी से उसे देखने लगी, तो ऋषभ उसके चेहरे पर अपनी अंगुलियां फिराते हुए अपनी इंटेंस नजरों से उसे देखकर बोला, तो आने दो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हमें किसी का डर नहीं। और दरवाजा बंद देख वो लोग खुद ही वापस लौट जाएंगे। आखिर सभी को पता है बंद कमरे में पति पत्नी के बीच क्या होता है, तो फिर कोई हमें क्यों डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए चुपचाप मेरे साथ यहीं रहो। वैसे भी शाम तो हो ही चुकी है, सुबह ही नीचे चलेंगे। रही डिनर की बात तो मुझे तो भूख नहीं, रही तुम्हारी बात तो तुम्हारे लिए मैं हूं ना, तुम मुझसे अपना पेट भर लेना। क्यों, सही कहा ना। इतना कहकर अपनी आई विक कर देता है। उसकी डबल मीनिंग बात सुनकर मानवी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो ऋषभ को खुद से दूर करते हुए बोली, धत बेशरम, शर्म नहीं आती आपको इस तरह की गंदी बातें करते हुए। मुझे नहीं पता था आप इतने बेशरम हैं, वरना मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। तो ऋषभ अदा से अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, हाँ तो तुम्हारे आगे कौन सा मुझे शरीफ बनकर झंडे गाड़ने हैं, इसीलिए तुम्हारे सामने मैं बेशर्म ही ठीक हूँ। और हाँ, अभी तो तुम्हें सिर्फ मेरे बेशर्म होने का ही पता है, बाकी धीरे धीरे मैं बता दूंगा कि मैं क्या क्या हूँ। इतना कहकर अपनी गहरी नजरों से मानवी को देखने लगा, तो वही मानवी जो अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक कर रही थी, ऋषभ की बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने ऋषभ की ओर देखा, तो उसकी नजरों में कुछ अलग देखकर उसे कुछ कहते नहीं बना। वो बात बदलते हुए कबर्ड की ओर जाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, बस फालतू की बात करवा लो आपसे, आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, पहले मैं शावर ले लेती हूँ, फिर आप ले लेना। इतना कहकर अपने कपड़े लेकर जैसे ही पीछे पलटी, ऋषभ को खुद के बेहद नजदीक देखकर उसकी सांसें अटक गई। मानवी अटकते हुए उससे बोली, आप यहाँ पर?" ऋषभ से उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया और मानवी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोला, चलो वैसे ही काफी लेट हो चुका है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, साथ में ही शावर ले लेते हैं, फिर साथ में ही नीचे चलेंगे। क्यों, सही कहा ना। तो मानवी ऋषभ के उसे गोद से उठाने से पहले ही हैरान रह गई थी। उसका मुंह ऋषभ की बात को सुनकर खुला का खुला रह गया। वो ऋषभ की नजरों में शैतानी साफ देख सकती थी और ऋषभ की मुस्कुराहट उसे शक को यकीन में बदल रही थी। इसीलिए वो जल्दी से ऋषभ से घबराते हुए बोली, ना नहीं, बेशर्म कहीं के, आप बहुत गंदे हैं, मैं खुद अकेली शावर लूंगी, आप बाद में ले लेना, छोड़ो मुझे। पर ऋषभ ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए उसकी ओर देखकर बोला, अब तुम बेशर्म कहो, गंदा कहो, फिर या बदमाश जो भी हो, सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। आई लव यू सो मच, यू आर माई लाइफ एंड आई कांट लिव विदाउट यू। इतना कहकर उसे लेकर बाथरूम में घुस गया। काफी देर बाद जब वो बाथरूम से टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया, तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने बाहर आकर सोफे पर रखे अपने फॉर्मल ब्लैक टी शर्ट को पहना और बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा, जहां से मानवी अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आ रही थी, जिसने इस वक्त फुल स्लीव्स की सिंपल ग्रीन लॉन्ग कुर्ती पहन रखी थी, जो एक साइड कमर से खुली हुई थी।
बाल पोंछते हुए मानवी की नज़र जैसे ही ऋषभ पर पड़ी तो उसने घुरकर ऋषभ को देखा तो ऋषभ ने हल्के से अपने एक कान को पकड़कर उसकी तरफ देखकर अपने होठों से कुछ बुदबुदाया और मुस्कुरा दिया। तो मानवी ने गुस्से में अपनी नजरें फेर ली और ड्रेसिंग टेबल पर जाकर तैयार होने लगी, पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे जानबूझकर वो ऋषभ से छुपा रही थी। उसने हल्का सा टचअप किया और अपनी मांग में सिंदूर भरकर ऋषभ की ओर देखा और बाहर जाने लगी तो ऋषभ जल्दी से उसके पास आया, उसके हाथ को थामकर उसके साथ चलने लगा। मानवी ने उसकी तरफ देखा तो ऋषभ ने फिर से अपने कान को पकड़कर धीरे से उसे सॉरी कहा और इस बार भी मानवी ने नजरें फेर ली, पर होठों पर उसकी मुस्कुराहट आ गई जिसे ऋषभ भी देख लिया। वो भी उसे देखकर मुस्कुराया और दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आ गए। नीचे पूरे हॉल में शांति पसरी हुई थी, हर कोई बेहद संजीदा होकर चुपचाप बैठा था। इतने गंभीर माहौल को देखकर ऋषभ और मानवी ने एक दूसरे को देखा, फिर सभी के बीच चले आए। मानवी एक तरफ खड़ी हुई जानवी जी के पास चली गई, वहीं ऋषभ अपने दादू के पास आया और उनसे बोला, क्या हुआ दादू, यहाँ इतना सीरियस माहौल क्यों बना हुआ है, क्या कोई बात है क्या? उसकी आवाज़ सुनकर किसी सोच में डूबी शिवानी जी जल्दी से सर उठाकर ऋषभ की ओर देखा, फिर जल्दी से उठकर आते हुए उसके गले लगकर रोते हुए बोली, तू कहाँ था ऋषभ? तुझे पता है मैं तुझे कितनी देर से देख रही थी। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तुझे पता है आज तुझे तेरी बहन मिल गई, मुझे मेरी विनीता मिल गई। उनकी बात सुनकर ऋषभ हैरान और खुश दोनों हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। वहीं मानवी असमंजस से उन्हें देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विनीता कौन है। तभी ऋषभ भुआजी के कंधों को पकड़कर खुश होते हुए हैरानी से उनसे बोला, क्या विनीता, हमारी वीनू कहाँ है वो, और वो कैसे मिली? तो शिवानी जी मुस्कुराते हुए उसे लॉकेट दिखाकर, ये देख ये लॉकेट, ये विशाल को वर्षा के पास से मिला। वर्षा ही हमारी विनीता है, तेरी बहन और मेरी बेटी। उनकी बात सुनकर ऋषभ स्तब्ध रह गया। उसने हैरानी से विशाल की ओर देखा तो विशाल ने हाँ में सिर हिलाया। वहीं मानवी भी उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। तभी मानवी ने अपने बगल खड़ी जानवी जी से पूछा, माँ ये बुआ जी वर्षा को विनीता क्यों कह रही है? उसकी बात पर जानवी जी नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्योंकि वर्षों पहले हमारे एक दुश्मन की वजह से शिवानी से उनकी बेटी दूर हो गई थी और वो कोई और नहीं बल्कि वर्षा ही है, जिसका सबूत ये लॉकेट है जो कि शिवानी ने बहुत प्यार से वर्षा के लिए बनवाया था। तभी उनके कान में सुनैना जी की आवाज़ पड़ी जो कि मुस्कुराते हुए शिवानी जी से कुछ बोल रही थी। सुनैना जी मुस्कुराते हुए शिवानी जी से बोली, चलिए ये तो अच्छा हुआ वर्षा को उसका परिवार मिल गया। बचपन से मैंने उसकी आंखों में परिवार को लेकर हमेशा एक खालीपन महसूस किया था। हमेशा सबके सामने हंसते मुस्कुराते रहने वाली वर्षा अकेले घंटों तक बैठे अपने परिवार को याद करने की कोशिश करती थी और इस लॉकेट को हाथ में लेकर एकटक देखती रहती थी। हमने चाहे उसे कितना ही प्यार क्यों न दिया हो, लेकिन माँ बाप की कमी हमेशा बच्चों को खलती है और ये उसकी आंखों में हमेशा दिखते आया था। अब जब उसे होश आएगा और ये सच पता चलेगा तो देखना खुशी से इधर उधर उछलते हुए डोलेगी। तभी उनकी नज़र अपने रूम से निकलकर आ रही वर्षा पर पड़ी जो अपना सर हाथों से दबाते हुए बाहर आ रही थी। दरअसल भांग के हैंगओवर की वजह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने बाहर आकर हॉल में सबको दिखा तो सीरियस होकर नम आंखों के साथ उसे ही देख रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत किया है? तो शिवानी जी जल्दी से उसके पास आई और उसे गले से लगाकर रोते हुए बोली, नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा, बल्कि गलत तो तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है। एक गलत इंसान हमसे हमारी बेटी को दूर कर दिया और तुमसे तुम्हारे परिवार को। लेकिन भगवान के घर भी देर है अंधेर नहीं, देर से ही सही लेकिन आज उन्होंने तुम्हें मुझे वापस लौटा ही दिया। शिवानी जी की बात वर्षा को समझ नहीं आई तो वो असमंजस से उन्हें देखने लगी और उनसे बोली, ये आप क्या कर रही है बुआ जी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, किसने किसे लौटा दिया? तो शिवानी जी मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को हाथों में भरकर उससे बोली, भगवान ने मुझे मेरी बेशकीमती तोहफा यानी कि मुझे तुम्हें लौटा दिया। और हाँ, तुम मुझे बुआ नहीं बल्कि माँ कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी विनीता। उनकी बात सुनकर वर्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर फिर उसने जल्दी ही नमी आ गई और वो शिवानी जी को फिर से दूर करते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं आप बुआ जी, आप मेरी माँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो शिवानी जी उसके पास फिर से जाते हुए बोली, मैं ये लॉकेट ना कहकर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे लॉकेट दिखाने लगी। हमारे खानदानी लॉकेट में से एक है, तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से इसे तुम्हारे लिए बनवाया था। ऐसा ही एक लॉकेट तुम्हारे पापा के पास भी है, इसीलिए तुम हमारी बेटी हो।
उनकी बात पर वर्षा रोते हुए बोली, अच्छा मैं आपकी बेटी हूँ तो आज आपको ये बात कैसे याद आ गई कि आपकी एक बेटी है? आपने तो मुझे छोड़ दिया था ना दर-दर की ठोकरें खाने के लिए, तो फिर अब क्यों वापस आई हैं? मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार, मैं आज ही काके के साथ यहाँ से चली जाऊँगी। तो शिवानी बुआ रोते हुए उससे बोली, नहीं बेटा, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं कर सकती। तुम्हारा दूर होना ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था जो कि तुम्हारे फूफा जी ने हमारे साथ रची थी। हम तो बस उनके खेल में फंसते चले गए। वो तुम्हें घुमाने के बहाने हमसे दूर लेकर गए, दौलत के नशे में अंधे होकर उन्होंने तुम्हें हमसे दूर कर दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बेटा, प्लीज अपनी माँ को इतनी बड़ी सजा मत दो और अपने पापा को भी। बेटा, सालों से हम दोनों तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहे हैं, औलाद होते हुए भी औलाद के सुख से वंचित रहे। अब तो हमसे दूर मत जाओ, वरना तब तो संभल गए लेकिन अब तो मर ही जाएंगे। दरवाजे पर खड़े शिवानी जी के पति शैलेंद्र जी बोले। उनकी आवाज सुनकर सभी ने वहां देखा तो एक ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में एक उम्रदराज आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों पर चश्मा लगा था, लेकिन वो चश्मा भी उनकी आंखों की नमी छुपा नहीं पा रहा था। शैलेंद्र जी अंदर आए और आगे बढ़कर उन्होंने वर्षा को गले से लगा लिया। वहीं उनके आगोश में अपनेपन का एहसास पाकर वर्षा फूट फूट कर रोने लगी। आज सालों के इंतजार के बाद उसे उसका परिवार मिला था, वरना एक बार अनाथ आश्रम में जाने के बाद खुद के परिवार से मिलने की उम्मीद भी टूट जाती है। मानवी भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। उसके मन में भी अपने परिवार को लेकर ख्याल आ रहे थे जो कि अब कभी पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि दुनिया को अलविदा कह चुका इंसान कभी वापस नहीं आता। उसके मन में चल रहे विचारों को महसूस कर सुनैना जी उसके पास आई। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मानवी भी रोते हुए उनसे लिपट गई। उसे रोते देखकर ऋषभ ने अपनी नजरें घुमा ली। वो मानवी की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और ये बात सच है, वो मानवी के कदमों में दुनिया जहाँ की लाकर रख सकता था, लेकिन मानवी के माँ बाप को वापस लाना उसके बस की बात नहीं थी। विशाल भी मुस्कुराते हुए वर्षा को उसके परिवार से मिलते देख रहा था। वो भी वर्षा से अपने बारे में बात कर अपनी सभी दूरियों को दूर करना चाहता था, लेकिन सभी के सामने उसने इस वक्त खामोश रहना ही सही समझा। थोड़ी देर में सभी रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। शिवानी जी आज बहुत खुश थी, इसीलिए वो प्यार से वर्षा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वहीं शैलेंद्र जी भी खुद भी खाना खा रहे थे, वो वर्षा को भी खिला रहे थे। वहीं वर्षा आज अपने माँ पापा को पाकर बहुत खुश थी। मानवी भी ऋषभ के साथ बैठी हुई थी, हल्की मुस्कुराहट के साथ सभी को देखते हुए खाना भी खा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से में ऋषभ को घूर भी रही थी, क्योंकि ऋषभ ने डाइनिंग टेबल के नीचे से उसके हाथ को थाम रखा था, जिसकी वजह से वो मुश्किल से एक हाथ से खाना खा रही थी। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले गए, तो वहीं विशाल भी वर्षा से बाद में बात करने का सोचकर चुपचाप अपने घर के लिए निकल गया। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। वहीं मानवी अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर पलटी की, वैसे ही ऋषभ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। तो मानवी उसकी इस हरकत पर उसे गुस्सा। हरकत है ऋषभ जी, उतारो मुझे कपड़े कबर्ड में रखने हैं, ड्रेसिंग टेबल साफ करनी है, और आप है कि उतारो मुझे नीचे। पर ऋषभ उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे लाकर बेड पर लेटा दिया। मानवी उठने लगी तो ऋषभ ने उसे पकड़कर लाइट बंद कर दी और खुद भी उसके बगल लेटकर उसे अपने आगोश में भरते हुए बोला, बस बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने। अगर अब बोली तो तुम जानती हो मुझे तुम्हारा मुंह बंद करने के बहुत तरीके आते हैं, और ये क्या काम काम लगा रखा है। ये काम कल भी हो सकता है, रात सोने के लिए होती है, काम करने के लिए नहीं। शाम से नोटिस कर रहा हूँ, सर को पकड़कर घूम रही हो, लेकिन मजाल है किसी से कहा है कि सर में दर्द है। उसकी बात पर मानवी उठते हुए बोलने लगी, पर तो ऋषभ उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, पर वर कुछ नहीं। अगर अब तुम शांत नहीं हुई तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, बाद में फिर तुम सोच लेना। यह कहकर उसके ऊपर झुकने लगा तो मानवी ने चुपचाप से वापस लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर ऋषभ मुस्कुराया और उसने बगल में ड्रॉ में से बाम निकाली और हल्के से मानवी के सर पर लगाकर मसाज करने लगा। तो मानवी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने करवट बदलकर अपना चेहरा ऋषभ के सीने में छुपा लिया, तो ऋषभ ने भी झुककर प्यार से उसका सर चूम लिया और वापस से उसके सर को दबाकर मसाज देने लगा। थोड़ी देर में मानवी गहरी नींद की आगोश में चली गई तो ऋषभ भी उसे बाहों में भरकर सो गया। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। सबकी जिंदगी खुशियों से महकते हुए अच्छे से गुजर रही थी। सुनैना जी होली के दूसरे दिन ही चंडीगढ़ के लिए निकल गई थी।
वहीं वर्षा अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुश थी। वहीं शैलेंद्र जी ने अब वर्षा की खुशी को देखते हुए मुंबई में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। इसी वजह से वो घर देखने के चक्कर में यहीं रुक गए थे। वहीं विशाल अपने किसी प्रोजेक्ट के चलते बेहद बिजी होने की वजह से वर्षा से मिलने नहीं आ पाया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसे किसी भी हाल में पूरा करना था, क्योंकि ये पापा का सपना था जिसे वो अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाए। को अलविदा कह गए, पर उसने लिया था कि वो जल्द ही अपने दिल की बात वर्षा से कहेगा। साथ ही मुंबई भी शिफ्ट हो जाएगा, जिससे वर्षा को अपने परिवार से अलग न होना पड़े। इधर ऋषभ और मानवी दोनों एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों अपने प्यार भरे लम्हों को हंसी खुशी जी रहे थे। दोनों साथ में ही ऑफिस जाते और साथ में ही वापस आते। उन दोनों को साथ देख ऑफिस के सभी लोगों को यही कहीं अंदेशा हो गया था कि मानवी भी ऋषभ की पत्नी है। और ऋषभ ने दबे शब्दों में ये बात सभी को बता भी दी थी, क्योंकि उसे अपने किसी भी मेल एम्प्लॉय का मानवी के साथ ज्यादा फ्रैंक होना पसंद नहीं था। इसीलिए अब ऑफिस के सभी लोग मानवी से रिस्पेक्ट से बात करते थे। वहीं मानवी उसकी इनसिक्योरिटी देखकर मन ही मन मुस्कुराती थी। साथ ही उसे ऋषभ पर प्यार भी आता था। कुल मिलाकर अब उसकी जिंदगी में ऋषभ नाम की खुशियों ने दस्तक दे दी थी, जो कि अपने प्यार से उसकी जिंदगी में सावन की वो फुहार लेकर आया था, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका दिया था। आज संडे था, जिससे ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। आज घर में सुबह से ही खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि शैलेंद्र जी भी घर में मौजूद थे, जो कि शिवम जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी अतीत की बातों को याद करते हुए बातें कर रहे थे। वहीं आज काफी टाइम बाद ऋषभ भी अपने दादू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जिससे दादू भी बहुत खुश थे। दादू, वर्षा, ऋषभ, दीपिका चारों मिलकर इस वक्त कैरम खेल रहे थे। साथ ही एक दूसरे की चीटिंग करने पर एक दूसरे से झगड़ा भी करते। वहीं घर की लेडीज मानवी, शिवानी जी, शिवानी बुआ उन सबकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए किचन में लगी हुई थी, क्योंकि आज सभी को अपना अपना पसंद का खाना खाने की फरमाइश थी। तो वहीं दादी एक तरफ बैठी सभी के लिए नारियल के लड्डू बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि वो घर में सभी को बहुत पसंद थे। तभी मानवी हाथों में पकोड़ों की प्लेट लेकर आई और एक शिवम जी और शैलेंद्र जी के पास रख दूसरे को लेकर दादू के पास चली गई और उनके सामने प्लेट रख दी। दादू की नज़र जब पकोड़ों पर गई तो वो खुशी से चहकते हुए खाने लगे। तो मानवी मुस्कुराकर वापस किचन की ओर जाने लगी। तभी दीपिका बोली, भाभी देखो ना, भाई को तब से चीटिंग करने पर लगे हुए हैं, मुझे जीतने ही नहीं दे रहे। तभी ऋषभ उसे चिढ़ाते हुए बोला, चल चल रहने दे, अपने हारने का इल्जाम मुझ पर मत लगा। खुद पर खेलना नहीं आता और मुझ पर इल्जाम लगाती रही है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। सभी को पता है यहाँ कौन चीटिंग कर रहा है। क्यों दादू? इतना कहकर अपनी दादू की ओर देखने लगा, जो कि मजे से पकौड़े खाने में व्यस्त थे। तो ऋषभ ने उन्हें घुरकर देखा और उनके हाथ से प्लेट छीनते हुए बोला, इधर दीजिए मुझे, ये खाली आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है और आप अकेले ही चट कर रहे हैं। कहकर वो खुद खाने लगा। तो दीपिका और वर्षा भी जल्दी से उठाकर खाने लगी। उनकी हरकत पर मानवी मुस्कुराकर वापस किचन में जाने लगी। तभी उसकी नज़र सामने से घर में आ रहे विशाल पर पड़ी। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे विशाल जी, आप इस वक्त यहाँ? तो उसकी आवाज़ सुनकर ऋषभ ने सामने देखा तो विशाल मुस्कुराते हुए अंदर आ रहा था। उसने अंदर आकर दादाजी के पैर छुए और मानवी के पास आते हुए बोला, हाँ भाभी, मैं आप सबको ले जाने आया हूँ अपने साथ। दरअसल आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना आज कहीं घूमा जाए। काफ़ी टाइम से पिकनिक वगैरह भी नहीं गए, तो आप सब जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मैंने बीच जाने का प्लान बनाया है और सारी तैयारियां भी कर रखी है। उसकी बात सुनकर किचन में काम कर रही शिवानी जी मुंह बनाते हुए सबसे बोली, अच्छा तो अब आप लोग हमसे इतनी मेहनत करवा कर बाहर घूमने जाएंगे? अगर आपको बाहर ही जाना था तो फिर हमसे इतनी मेहनत क्यों कराई? बताओ, सुबह से किचन में लगवा रखा है। तभी ऋषभ विशाल से बोला, सॉरी यार विशाल, लेकिन अगर हम इन लेडीज लोगों के खिलाफ जाएंगे तो ये ना आगे से कभी हमारी नहीं सुनेगी। इसीलिए तू अपना आइडिया ड्रॉप कर दे और आजा हमारे साथ एंजॉय कर। आज हम लोग वैसे भी एक दूसरे के साथ घर पर मस्ती करते हुए टाइम बिताने वाले हैं। उसकी बात सुनकर विशाल उसकी तरफ झुककर कान में धीरे से बोला, अरे यार, तेरी प्यार की नैया तो पार लग गई, अब मेरी भी लगवा दे। तू तो जानता है ना, मैं बचपन से ही वर्षा को पसंद करता हूँ और अब जब वो मेरे सामने है तो अब मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। मैंने आज उसे प्रपोज करने का प्लान बनाया है और तू आइडिया ड्रॉप करने को कह रहा है। अरे कम से कम मेरी मदद नहीं कर सकता तो मेरे प्लान में मेरा साथ ही दे दे। उन्हें खुसर-पुसर करते देख सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो बुआजी गुस्से में
हाथ में पकड़ी कलछी को उन्हें दिखाते हुए तेज आवाज में बोली, क्या खुसर-पुसर कर रहे हो तुम दोनों? मैं बता दे रही हूँ, अगर तुम दोनों की वजह से हम लोगों की मेहनत खराब हुई ना, तो अगले 2 दिन तक तुम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा और हम में से कोई भी किचन में कदम नहीं रखेगा। साथ ही घर का सारा काम भी करना पड़ेगा। फिर विशाल की ओर देखते हुए, वैसे विशाल तुम बताओ, ये अचानक तुम्हारा घूमने का प्लान कैसे बन गया? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हें तो छुट्टी वाले दिन सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता। तो विशाल वर्षा की ओर देखते हुए उनसे बोला, कुछ नहीं आंटी, बस किसी अपने के मिल जाने की खुशी में सोचा आज के दिन को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो बस अपनी खुशी में आप लोगों को शामिल करने की सोच ली और यहाँ आ गया। तभी ऋषभ कुछ सोचते हुए बोला, क्यों ना हम ऐसा करें कि सारे खाने को पैक कर बीच बीच पर ही ले चले। इससे हम अपनी फैमिली पिकनिक को भी एंजॉय कर लेंगे और आप लोगों की मेहनत भी खराब नहीं होगी। और वैसे भी बाहर का खाना और कितना हाइजेनिक होता है ये तो आप सभी जानते हैं, तो ऐसे में बीमार होने का रिस्क क्यों लेना। तो वर्षा खुशी से उछलते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, इससे तो सारी प्रॉब्लम ही सोल्व। फिर शिवानी जी की ओर देखते हुए, हाँ कह दो ना मम्मा, आपको पता है मेरा ना बहुत टाइम से यहाँ बीच को घूमने का मन था। हमेशा से मेरा एक ख्वाब रहा है कि मुंबई के सारे बीच पर घूम कर आऊँ, और अब तो हम वहाँ पर पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत एंजॉय करेंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे। उसकी आंखों में चमक देख शिवानी जी कुछ कह नहीं पाई। बाकी सभी लोग भी बहुत खुश हो गए उसे इस तरह खुश देखकर। और फिर सभी लोग बची-कुची तैयारियों को करके खाना पैक करके बीच में निकल गए। वहीं जाह्नवी जी ने कॉल करके मालती राघव को भी बुला लिया ताकि दीपिका के रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सके, और इस बात को करने के लिए फैमिली पिकनिक से अच्छी जगह कोई नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़का बेड पर बैठे हुए शराब की बोतल से मुंह लगाकर शराब पी रहा था। साथ ही अपने आगे वॉल पर लगी मानवी की बड़ी सी तस्वीर को भी बड़ी शिद्दत से घूर रहा था। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था, जिससे किसी इंसान का उस कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। साथ ही पूरे रूम में हर तरह की शराब की खाली बोतलें फैली हुई थी। शराब की बदबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, पर उस लड़के को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसने अपने हाथ में पकड़ी बोतल को मुंह से लगाकर खाली कर दिया और फिर उस बोतल को एकदम से पास पड़ी टेबल पर दे मारा, जिससे नीचे बोतल टूट गई। वहीं वो लड़का उठकर खड़ा हुआ और उस बोतल को हाथ में पकड़कर ले जाते हुए मानवी की तस्वीर के पास आया। उसने कुछ पल मानवी की तस्वीर को देखा, फिर एकदम से उस बोतल के टूटे हुए कांच की तरफ से मानवी की तस्वीर पर चलाते हुए क्रॉस बनाने लगा। फिर अचानक ही गुस्से में बार-बार उस बोतल से मानवी की तस्वीर के ऊपर वार करने लगा। काफी गुस्से में बोलने लगा, आई विल किल यू मानवी, आई विल किल यू। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देकर उस ऋषभ की बाहों में जाने की। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इतना कहकर वापस से टेबल के पास आया और उस पर से ऋषभ मानवी की तस्वीर उठाई, जो कि होली पार्टी की थी, जिसमें ऋषभ और मानवी एक दूसरे के बेहद करीब थे। उसने गुस्से में उन तस्वीरों को देखा, फिर अपनी जेब से लाइटर निकाल कर उन तस्वीरों को जला दिया। तो दोस्तों, आखिर कौन है ये शख्स और क्यों चाहता है ये मानवी को मारना? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।